आज हम लोग अपनी चर्चा आगे शुरू करें प्रोफेसर साहब। एक दुखद घटना हुई कल। कमाल खान साहब बड़े जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट के साथ साथ मुझे लगता था सफाई से अपनी बात कहना और उनकी एक विनम्रता बहुत बहुत रेयर मैंने देखा है। नहीं तो जनरली जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके ऊपर एक अहंकार, थोड़ा स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, थोड़ा हवा में रहते हैं, बहुत ही जमीन से रूटेड। उनका देहांत हो गया और परसों रात तक उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की थी। आपसे मतलब हम सब लोग मिलके भाई श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके परिवार को, उनको बेहतरीन। कमाल खान का न रहना मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है और मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। वो उम्र में मुझसे छोटे ही रहे होंगे और देखने में तो बिल्कुल कहीं से अस्वस्थ लगते नहीं थे। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब पता चला कि उनका हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया है। और मैं सबसे ज्यादा उनकी इस बात से प्रभावित रहता था कि उनकी जुबान कितनी साफ है, इतनी सफाई के साथ में और इतने विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य में वो टीवी पर बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते थे। एनडीटीवी जैसी संस्था के साथ में उन्होंने बहुत लंबी इनिंग खेली और मुझे याद नहीं पड़ता है कि वो एनडीटीवी उत्तर प्रदेश की कमाल खान के बिना कोई कल्पना भी की जा सकती है। और वो बहुत उम्दा पत्रकार थे। ऐसे पत्रकारों की ही आजकल जरूरत है जो आलोचना करते हुए भी अपने स्वर को कर्कश नहीं होने देते, अपनी बात कहते हैं, उसमें गाली गलौज का और आक्रामकता का पुट नहीं होता है। अपनी बात विनम्रता से कहते हैं लेकिन निर्भयता से कहते हैं और अपनी बात को लगातार कहते रहते हैं बिना किसी दबाव के। और स्वभाव से बहुत ही सेकुलर किस्म के व्यक्ति थे। और जो पुराने पत्रकारिता की जो पुरानी ट्रेनिंग होती है, मुझे लगता है जिसमें हमारे और आप जैसे लोग प्रशिक्षित हुए हैं, कमाल खान उसी पीढ़ी के सदस्य थे। और मैं पब्लिक इंडिया की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरी पत्रकार बिरादरी की तरफ से उनको बहुत 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 हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्ते, मेरे साथ आज फिर प्रोफेसर अभय दुबे साहब। ये एक ऐसा शो है जिसका सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार रहता है प्रोफेसर साहब, और लोगों का ऐसा मानना है कि आपकी बेबाक और जो एक डॉक्टर की तरह नजर नहीं होती कि भाई ये समस्या है और समाधान इसका ये हो सकता है। इस समय तो और कुछ है नहीं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शुरू किया सिलसिला, उसके बाद बीजेपी से अभी तक तो नहीं रुक रहा है मामला। रोज कुछ ना कुछ नए नए लोग छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा और बीजेपी से निकल के सपा ज्वाइन करना, क्या इस 2022 इलेक्शन उत्तर प्रदेश का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए, इस प्रकार का कोई आकलन या कोई भविष्यवाणी करना अभी मेरे विचार से जल्दबाजी होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जब गए थे भाजपा में, तो उससे पहले वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में हम लोगों की उनके साथ एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा कार्यक्रम में बातचीत भी हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने भाजपा में जाने से इनकार किया था, लेकिन लखनऊ लौटने के बाद में वो भाजपा में चले गए। 5 साल वो मंत्री रहे और अब उन्होंने भाजपा छोड़ दी है और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। तो ये मान लेना कि वो अपने साथ में सारे अपने वोट भी ले आए होंगे और वो सारे वोट समाजवादी पार्टी में चुपचाप पड़ जाएंगे, भाजपा में कोई वोट नहीं रह जाएगा, ये मानना उचित नहीं होगा। उसका कारण यह है कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने जो गैर यादव पिछड़ी बिरादरियां हैं और गैर जाटव दलित बिरादरियां हैं, उन समुदायों में अपनी पैठ बढ़ाई है। ये मान लेना नादानी होगी कि ये लोग दल बदल करके आ गए और भाजपा को उन्होंने चुनाव जितवा दिया और संघ परिवार हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा इस बीच में, और ये उसने मान लिया कि ये लोग स्थायी रूप से हमारे अंग हो गए हैं। जाहिर है कि संघ परिवार को इन लोगों के ऊपर कभी विश्वास नहीं हुआ और ना इन लोगों को संघ परिवार पर कभी विश्वास हुआ। ये लोग लगातार ये देखते रहे कि आखिरकार भाजपा क्या कर रही है। उन्हें साफ दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के समर्थन आधार में अपने विचारधारात्मक रूप से दीक्षित तत्वों को बढ़ावा दे रही है। भाई, हम लोग ओम प्रकाश राजभर का नाम जानते हैं, लेकिन हम उस राजभर का नाम नहीं जानते इसको भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य बना रखा है। हम लोग शाक्य नेताओं का नाम जानते हैं, जो कहीं मौर्य हैं और कहीं कुछ हैं, लेकिन हम उस गीता शाक्य नामक महिला को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसको भाजपा ने अपना
राज्यसभा दे रखी है। तो भाजपा लगातार इन बिरादरियों में जो नए राजनीतिक प्रतिनिधि बना रही है, और वे राजनीतिक प्रतिनिधि संघ परिवार की विचारधारा में दीक्षित हैं। वे कांशीराम की पाठशाला से नहीं निकले हैं। उन पर अंबेडकरवाद का कोई असर नहीं है। वो समाजवाद और जाति तोड़ों की भाषा नहीं बोलते, वो संघर्ष की भाषा नहीं बोलते, वो संघ परिवार द्वारा सिखाई गई सामाजिक सहयोग की भाषा बोलते हैं। उन्हें ऊंची जातियों के साथ में गठजोड़ बनाने में, उनके साथ मिलकर रहने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री हो या और कोई जी मुख्यमंत्री हो, वो लोग भाजपा में रहेंगे और संघ परिवार के आदेश के मुताबिक भाजपा की सेवा, राजनीतिक सेवा करेंगे। तो ये है एक ऐसी स्थिति। अब चुनौती इस बात की है कि क्या इन बिरादरियों के जो पुराने राजनीतिक प्रतिनिधि थे, जो कि अंबेडकरवाद में दीक्षित थे, वो लोग जब भाजपा छोड़कर चले आए, तो क्या भाजपा ने जो नए तत्व बनाए हैं वे राजनीतिक रूप से प्रभावी साबित होंगे? वो कितने वोट भाजपा को दिला पाएंगे दोबारा अपनी बिरादरियों के, ये हम लोगों को देखना होगा। इसलिए कुछ ना कुछ वोट वो जरूर भाजपा को दिलाएंगे। ये नहीं हो सकता है कि 100% भाजपा के वोट जो स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से मिले थे वो अब भाजपा को न मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कुछ वोट जुड़ेंगे, अखिलेश को लाभ होगा, भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान 100% नहीं होगा और लाभ भी 100% नहीं होगा। जी, मैं एक छोटा सा इससे ही रिलेटेड प्रश्न है। संघमित्रा मौर्य जी ने बहुत जोरदार ढंग से भाजपा की और प्राइम मिनिस्टर की वकालत की है अपने ट्वीट में। तो आपको क्या लगता है, ये मिलीजुली कुश्ती है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी लड़की की, या सही में वैचारिक रूप से दोनों लोग अलग अलग हो गए? देखिए, अब जैसे पिता ने जब छोड़ दी, अब संघमित्रा मौर्य को अगर केंद्र सरकार की राजनीति करनी है तो मोदी से बड़ा केंद्र का नेता भी कोई है नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव भी हार जाए तो उससे कोई गारंटी नहीं मिलती कि केंद्र में भी भाजपा चुनाव हार जाएगी। जी। तो एक पर ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि एक परिवार के दो लोग जो हैं वो दो अलग अलग पार्टियों में रहते हैं। जी, और जब बेटी चुनाव लड़ेगी तो वो कितना भी भाजपा की वकालत करे, पिता का समर्थन तो उसे प्राप्त हो गई और पिता का जनाधार तो उसे प्राप्त हो गई। तो इस तरह से दो नावों की सवारी या दो घोड़ों की सवारी चलती रह सकती। जी जी, चलिए, क्योंकि एक फायदा ये भी रहेगा कि अगर चाहेंगे तो फिर कभी भी सपा में छलांग लगा सकते हैं। पिताजी तो हैं। तो एक छोटा काम है। जी, मैं एक चीज और कहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिर से जो 89 के मंडल जब लगाया वीपी सिंह साहब ने 90 में, उसके बाद की पुनरावृत्ति है। फिर से एक तरह से जो मंडल से जो लोग प्रभावित हुए थे, जिनको उसका कुछ फायदा हुआ था, वो लोग एक जगह जुट रहे हैं और भाजपा छोड़ के वो बाहर निकल रहे हैं। इस तरह की भी बात एक चल रही है। देखिए, ये बहुत ही सरलीकृत किस्म के विश्लेषण है, जो अतीत की राजनीति के आईने में वर्तमान को देखने की आदत की उपज है, कि इसमें ज्यादा दिमाग लोग नहीं खपाना चाहते। देखिए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भौचक्की रह गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप राम रथ निकला आडवाणी का, और बहुत कई तरह की गतिविधि हुई। उसके बाद से आज तक भाजपा ने पिछड़ी जातियों के बीच में अपना काम बहुत बढ़ाया है, दलित जातियों में अपना काम बहुत बढ़ाया है। संघ परिवार का 1990 के बाद में बहुत ही विस्तार हुआ है, बहुत ही विविधीकरण हुआ है। तब से अब तक राजनीति की जमीन पूरी तरीके से बदल गई है। 1990 में जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उस वक्त वामपंथी रुझान दक्षिणपंथी रुझान के सामने पराजित होने की शुरुआत हुई थी राजनीति का। आज वामपंथी रुझान पूरी तरीके से पराजित हो चुका है और पूरे देश की राजनीति मुख्य तौर पर दक्षिणोन्मुख हो गई है। चाहे वो अर्थव्यवस्था का सवाल हो, चाहे वो सामाजिक प्रश्न हो, या कोई भी सवाल हो। अब उस तरीके से देखिए, जन आंदोलन नहीं होते, सड़कें नहीं भरी जाती, जुलूस रैलियां चुनाव की अवधि को छोड़ दें तो नहीं होता है। ये किसान आंदोलन के इस अपवाद को छोड़ दिया जाए, मुद्दतों से इस देश में कोई आंदोलन ही नहीं हुआ था। जी, तो ये परिस्थिति बताती है कि 1990 से अब तक 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। इन 30 सालों में देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। कोई मंडल के दूसरे मंडल की या तीसरे मंडल की कोई वापसी नहीं होने वाली है। कैसे वापसी होगी? आप सोचिए, ये लोग जो समाजवादी पार्टी में गए हैं, क्या ये लोग लोहियावाद या मुलायम सिंह के दायरे से आए हैं? नहीं, ये लोग कांशीराम की पाठशाला से निकले हैं।
इन लोगों पर अंबेडकरवादी छाप थी, लेकिन इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में जाना स्वीकार नहीं किया। आए वहीं से थे, वो गए हैं उस पार्टी में जिस पार्टी के खिलाफ वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये कहना नादानी है कि ये दूसरे मंडल की वापसी है। जी। एक चीज प्रोफेसर साहब और एक हुआ है, अभी बीजेपी में कहा गया है कि जो भी असंतुष्ट विधायक हैं, और कहा जोर देके उन लोगों की बातचीत होगी स्वतंत्र देव सिंह साहब से और सुनील बंसल साहब से। अब मेरा ऐसा मानना है कि सुनील बंसल साहब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, उनकी जवाबदेही किसी भी जनता के प्रति नहीं है, उनकी जवाबदेही एक फिक्स नेतृत्व के प्रति है, और वो भी एक फिक्स नेता के प्रति है। अब ज्यादातर विधायकों की गुस्सा ही उनसे है। अब अगर आपने उन्हीं को अधिकृत कर दिया है तो सुनील बंसल जी से इनकी क्या गुस्सा। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, सुनील बंसल जी देख का काम था ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेका पट्टा। तो क्या ज्यादातर विधायकों की शिकायतें केवल ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेका पट्टा है कि उसको सुनील बंसल जी मिलके ठीक कर देंगे? मतलब क्यों सुनील बंसल? देखिए, सुनील बंसल संघ परिवार के पॉइंट मैन हैं योगी सरकार के अंदर। जी तो उनकी उनके उनकी उनकी कुछ जिम्मेदारियां इतनी वो भी हो सकती हैं जिनको हम लोग नहीं समझते हैं या हम लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि और भी उनकी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही होंगी। न केवल वो उत्तर प्रदेश के अधिकारी तंत्र को, ब्यूरोक्रेसी को और जो सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है, उसको प्रधानमंत्री के दफ्तर से जोड़ने के पुल की तरह काम करते रहे हैं, बल्कि और भी कई तरह की जिम्मेदारियां वो निभाते रहे होंगे। तो मेरा मानना यह है कि इस वक्त भाजपा में थोड़ी बेचैनी है, थोड़ी क्या काफी बेचैनी है, और वो कुछ कर दिखाना चाहती है कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया उसकी होगी। अभी ये भी सोच रही है कि किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। कहीं बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया होती है, फिर उस आक्रामक प्रतिक्रिया को संयमित करने की बात कही जाती है। तो अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर अंदर, यानी 20 तारीख तक भाजपा की प्रतिक्रिया स्थिर होगी, सेटल होगी। तब हम लोग ठीक से समझ पाएंगे कि उनकी रणनीति है क्या, वो किस तरीके से अपने आप को इस नई जो उनके यहाँ से लोग छोड़ के गए हैं, इससे उन्हें जो नैरेटिव के स्तर पर और चुनावी रणनीति के स्तर पर जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई वो कैसे करेंगे। तो अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी इसमें। और मुझे असंतुष्ट तत्वों को समझाने बुझाने और उन्हें भाजपा में बनाए रखने की जो पार्टी की क्षमता है, इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ लुट गया है और सब कुछ समाप्त हो गया है और अब उनके पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है, बहुत ही शक्तिशाली पार्टी है, और ऐसा नहीं है कि हम घोषित कर दें कि वो चुनाव हार गई है। मैं एक और चीज जरा कह दूं, लेकिन जो बीमारी है वो मोर और लेस उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं बीमारी इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के अंदर की खींचतान और साफ हो गई है। अब ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो अमित शाह जी फाइनल कर रहे हैं, कि योगी जी फाइनल कर रहे हैं, कि मोदी जी फाइनल कर रहे हैं, कि केशव मौर्य जी फाइनल कर रहे हैं, दिल्ली से डिसीजन ले रहा है कि लखनऊ। अभी कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन करना था तो ये सब लोगों को दिल्ली ऑफिस बुलाया गया। वो तो सैनी जी थे और हरिओम यादव जी थे और ये सारे लोगों को, धर्मपाल जी थे, ये सब लोग दिल्ली ऑफिस जाके किए। तो ये भी एक अंदरूनी खींचतान जो पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा हो गई थी, उस पर भी कहीं रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, समस्याएं तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के संगठन में अगर गड़बड़ी नहीं होती, सरकार चलाने की शैली में गड़बड़ी नहीं होती, तो ये सब होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेतृत्व को पता नहीं था कि इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। जी जी, उन्हें पता था, लेकिन वो उसको रोक पाने में नाकाम रहे। एक शुरू में खबर चल रही थी कि धर्म सिंह सैनी छोड़ने वाले हैं, फिर खबर आई कि नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। ये भी बताया गया कि उन्होंने खंडन कर दिया है छोड़ने का, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ भी दिया। उसके बाद में अभी ये भी कहा गया कि 20 तारीख तक रोज 4-5 विधायक निकलेंगे और रोज एक मंत्री छोड़ेगा। तो ये इस तरह की बात होती है कि नहीं होती है, ये भी हम लोगों को देखना है, या ये छोड़ने वालों द्वारा किया गया एक बड़ा चढ़ा दावा है। जी जी, क्या भाजपा इसको रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी, और क्या भाजपा के रोके बिना ही ये दावा सामने आएगा या नहीं आएगा। तो ये तमाम बातों को हम लोगों को थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी चाहिए, और कोई किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले
जरा देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी क्या पेशबंदी करती है, किस तरीके से इस परिस्थिति का मुकाबला करती है, यह देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। जी, मैं एक चीज और कहूं कि अगर जैसे इलेक्शन के शुरुआत में कहा जाए तो अभी कल चंद्रशेखर जी आए थे सहारनपुर से, चंद्रशेखर रावण जी, उनकी सपा के अखिलेश जी के साथ एक लंबी मीटिंग हुई और ऐसा कहा वो, और उनका ट्वीट आ गया या उनका वो आ गया कि उनका सपा के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है। जैसा कहा जा रहा है कि वो 8 सीट उनको दी जा रही थी, वो 8 सीट से ज्यादा चाहते थे, अब वो चले गए हैं कांग्रेस के पास, अब वो कांग्रेस से कुछ 25-30 सीट की बात कर रहे हैं। मैं इसको इस तरह से भी देख रहा हूं कि अखिलेश अब बहुत परिपक्व हो गए हैं। अखिलेश ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों का था कि जिससे चाहो उससे डेस्परेशन नहीं है उनकी तरफ से कि मुझे आपसे गठबंधन करना ही करना है। ही इज टेकिंग हिज कॉल, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ही अच्छा लक्षण है कि अखिलेश अपने रूप में एक संपूर्ण नेता के रूप में उभर रहे हैं। हाँ नहीं, अखिलेश जी ने कुछ परिपक्वता की निशानियां दिखाई हैं, लेकिन जैसे कल जब मैं कार्यकर्ता कल जो वर्चुअल रैली थी उनकी, कथित वर्चुअल रैली थी, उसका भाषण में सुन रहा था, तो बीच बीच में लगातार कह रहे थे कि हम फिजिकल मुकाबला भी करेंगे, न केवल हम डिजिटल और वर्चुअल मुकाबला करेंगे बल्कि हम फिजिकल मुकाबला भी करेंगे। हमारे कार्यकर्ता फिजिकली बड़े मजबूत हैं, वो भाजपा को फिजिकल टक्कर देंगे। तो आप उनको देखिए, ये सब शब्दावली जो है वो बड़ी द्व्यर्थी किस्म की शब्दावली है। जी जी हाँ, क्योंकि भाजपा का आरोप क्या है इन लोगों के ऊपर? भाजपा ने न केवल अभी बल्कि 2017 के चुनाव में भी यादव समाज को अत्याचारी और उत्पीड़क समाज के रूप में चित्रित किया था, जी, ताकि उसके खिलाफ दूसरी बिरादरियों की गोलबंदी हो सके, ऊंची जातियों की गोलबंदी हो सके और गैर यादव पिछड़ों की या कमजोर जातियों की गोल और दलितों की गोलबंदी हो सके। अब अगर उसका नेता बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि हम लोग फिजिकली बड़े मजबूत हैं, हालांकि उन्होंने बीच में कुछ इस तरह के वाक्य भी बोले, इससे लगा कि उनका मतलब केवल शारीरिक ताकत से नहीं है, बाहुबली ताकत से नहीं है, लेकिन वो बार बार जिस तरह डिजिटल और वर्चुअल के साथ में फिजिकल को जोड़ रहे थे, तो इन तमाम चीजों से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जी, जी। और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों का लाभ उठाने में बहुत कुशल है, बहुत जी, तेजी के साथ वो लाभ उठाती है इनका, और लगातार लाल टोपी गुंडागर्दी की प्रतीक है, जहां कहीं लाल झंडा दिखाई पड़े समझ लीजिए गुंडे आ रहे हैं। ये पहले से ही वो लोग प्रचार कर रहे हैं, और ये प्रचार जी। उनका नया नहीं है। ये हाँ, 2014 में भी कर चुके हैं प्रचार, 2017 में भी प्रचार कर चुके हैं और 2019 में भी प्रचार कर चुके हैं, हाँ। और नहीं, भाजपा को मैं इस एक प्रचार में लाभ हो चुका है। जी, मैं एक छोटी टिप्पणी उसमें भी ले लूं। मैं इसलिए कह रहा था परिपक्व कि भाई उनके सामने जो लोग जिनसे उनका पाला पड़ा है, वो लोग जितनी उतनी उनकी उम्र है उतनी उम्र से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस रेफरेंस में कह रहा था कि उस दिन उन्होंने एक लखनऊ में एक कार्यक्रम था, एक बड़े मीडिया चैनल की एक बड़ी एंकर जो थी, वो इस पे गुस्सा हो गई। अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने ना अपना आवाज तेज की, ना कोई अपशब्द। उन्होंने कहा कि भाई आप एक मीडिया के उन रिपोर्टर की श्रेणी जो बहुत ईमानदार है, मैंने आपका नाम भी लिखा है उसमें। अब वो ईमानदार कहने पे चढ़ गई और वो इतना एक्सपोज हो गई कि वो उल्टा पड़ गया। तो मैं उस मैच्योरिटी की बात कर रहा था। नहीं नहीं, अखिलेश जी अखिलेश जी ने कई सकारात्मक पहलुओं का प्रदर्शन किया है। जी उनकी ये रणनीति कि हम छोटी जातियों की जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलाकर एक पिछड़े वर्गों की जाति, पिछड़े वर्गों की राजनीति का एक गुलदस्ता पेश करेंगे। यह एक बहुत सोची समझी हुई और बेहतर रणनीति है। ये जी, उनके द्वारा किया जाने वाला तीसरा प्रयोग है भाई। एक बार कांग्रेस से उन्होंने समझौता किया, फिर बहुजन समाज हाँ, पार्टी से समझौता किया, अब ये तीसरा उनका प्रयोग है, जो पिछले 2 प्रयोगों से मुझे बेहतर दिखाई पड़ रहा है। जी। इसमें ए, भविष्य की संभावनाएं भी इस प्रयोग में हैं। ये अगर इस प्रयोग को जारी रखा गया तो इससे समाजवादी पार्टी का भविष्य भी इससे उज्जवल होगा। तो मैं जी, अखिलेश जी की जो खूबियां नई उन्होंने विकसित की हैं, और एक आत्मविश्वास उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है और उन्हें कामयाबी भी मिलती दिखाई पड़ रही है, तो वो उसकी प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। जी, जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्हें थोड़ा और भी सतर्क होने की जरूरत है। उनके द्वारा की गई एक भी गलती भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगी। जी। मैं एक प्रश्न और है कि एक अब खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। आप उसका एक अर्थ ये भी है कि भाई वो गोरखपुर से क्यों नहीं लड़ रहे हैं,
क्योंकि गोरखपुर से जहां पे वो हैं, 5 बार के एमपी रहे हैं, आज तक एमएलसी थे, एमएलए का चुनाव नहीं लड़े, उनको गोरखपुर से लड़ना चाहिए। तो एक एक मैसेज ये भी जा रहा है कि योगी जी गोरखपुर से डर रहे हैं लड़ने में, ये मैसेज भी है, और ये सीरियस मैसेज है। क्योंकि वहीं पे एक राधा मोहन अग्रवाल साहब हैं, राधा मोहन अग्रवाल जी, इनके पूरे अगेंस्ट होने के बाद भी योगी जी के, वो फिर भी इलेक्शन जीत के आते हैं, और एक बार नहीं, 3 4 5 बार से ऐसा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या क्यों आ रहे हैं योगी जी, अगर अगर इलेक्शन अयोध्या से लड़ रहे हैं तो? मुझे लगता है कि योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने का फैसला केवल उनका फैसला नहीं है, और उनको ये भाजपा के आलाकमान और भाजपा के रणनीतिकारों का फैसला है कि उनको अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि एक प्रतीकात्मक उसका संदेश जाए उसका। क्योंकि मुझे लगता है इसके अलावा इसके पीछे और कोई कारण नहीं हो सकता। और ये मानना कि वो गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वहां पे वो डर रहे हैं, ये मानना उचित नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की हैसियत मुख्यमंत्री बनने से पहले कुछ और थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 5 साल में उनकी हैसियत लगातार बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारक की मान्यता दी है, और उनको सारे देश में जगह-जगह चुनाव सभाओं में उतारा गया है। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन हुआ था, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई थी, और योगी जी आदित्यनाथ ने आला कमान की तरफ से उस राजनीतिक प्रस्ताव को पेश किया था। इससे आप जी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के आला कमान की निगाह में योगी आदित्यनाथ की हैसियत कितनी बढ़ी हुई है। जी जी। हाँ, तो उनके बारे में आकलन करते समय हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वो अब 5 साल पहले के नेता नहीं है। नहीं, मैं प्योरली वोट की दृष्टि से, अगर वो मथुरा से लड़ते तो उसका इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा डालते। क्योंकि अगर जो जिस छवि की हम लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू छवि होने का फायदा, तो मथुरा से, क्योंकि अयोध्या और गोरखपुर में कोई दूरी नहीं है, अयोध्या से वो लड़ेंगे तो कोई बाकी सीट पे कोई फर्क नहीं, जैसे गोरखपुर से लड़ते, लेकिन मथुरा से अगर लड़ते तो जरूर फर्क पड़ता, ऐसा सामने सामने दिख रहा है। हो सकता है, लेकिन अयोध्या एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया है। जी अयोध्या, सवाल ये नहीं है कि गोरखपुर से कितना दूर है और मथुरा से ज्यादा दूर है कि गोरखपुर से ज्यादा दूर है। ये तो सवाल, ये इस तरह की व्याख्याएं की जा सकती हैं। लेकिन मैं ही समझता हूं, मैं सोच रहा हूं कि भाई भाजपा के रणनीतिकारों ने ऐसा क्यों तय किया होगा। जी तो जी देखिए, योगी मोदी को बनारस से लड़ाने का फैसला, वो भी एक रणनीतिक फैसला था, इसको सोच समझ के किया गया, और उसका लाभ आज तक मिल रहा है। बनारस से तो हमेशा भाजपा का उम्मीदवार जीत ही जाता था चुनाव। जी मुद्दतों से जी बनारस से भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे थे, और बनारस की राजनीति के चप्पे चप्पे पर भाजपा की छाप थी। यानी जब अखिलेश और मायावती की सरकारें ही बनती थी, तब भी भाजपा के उम्मीदवार ही जीतते थे बनारस से। तो बनारस एक कोई ऐसी सीट नहीं थी जिसको हस्तगत किया जाना था। उसका प्रतीकात्मक महत्व, इसलिए प्रधानमंत्री को वहां से लड़ाया गया। अयोध्या जी का एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है, इसलिए योगी जी को वहां से लड़ाया जा रहा है। और जी वो भाजपा के रणनीतिकारों की निगाह में मथुरा कभी प्रतीकात्मक महत्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें अभी देर है। जी जी। जी। मैं चलते चलते एक और आपसे शेयर इसलिए कर लूं कि एक फर्क मुझे लग रहा है कि जो बार बार बीजेपी की सबसे जो मजबूत कड़ी मानी जा रही है, उसका संगठन संगठन संगठन, बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुख, ये सब बोला जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ता होती है ना, वो भी एक थोड़ा लोगों को थोड़ा आराम तलब बना देती है। हमको आप सत्ता छोड़ दीजिए, मुझे ठीक से याद है, मैं एक अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम सब बड़े हो रहे थे तो हम लोग अपने कपड़े खुद धोते थे। जब से वॉशिंग मशीन आ गई है, अब कोई कहे तो कपड़ा धोने में जान निकल जाएगी, अरे ये कौन सा काम। तो उसी तरह से ये जो 5 साल की सत्ता है, इसने भाजपा के बहुत से वर्कर्स को थोड़ा सत्ता के रिलैक्स मोड में डाल दिया है। क्योंकि इसका टेस्ट अभी हाल के दिनों में 2 बार हुआ। एक बार पंचायत चुनाव में हुआ, और उस पंचायत चुनाव को जिताने का पूरा श्रेय मैं प्रशासन को दूंगा, संगठन को नहीं। वो प्रशासन ने जिताया, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा सामने सामने हुआ। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर से ये प्रशासन का दामोदार होगा कि वो कितना इफेक्टिव हो पाता है। संगठन शायद थोड़ा आराम वाला हो गया है। हो सकता है आपका ये आकलन सही हो, और सत्ता से प्रमाद पैदा होता है, और सत्ता से
आदमी सुविधा भोगी हो जाता है। और भाजपा पे एक पुराना आरोप रहा है कि वो धीरे-धीरे कांग्रेस की वर्स्ट कार्बन कॉपी बनती जा रही है। तो ये तो पुराना आरोप भाजपा पे रहा ही है। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि चुनाव के दिनों में वो लोग अपना गर्द झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। और चुनाव के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशेष रूप से उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वो सक्रिय हो जाएं और अति सक्रिय हो जाएं, सतर्क हो जाएं और अपना आलस्य त्याग के जुट जाएं काम में, क्योंकि सत्ता की उन्हें रक्षा करनी है या सत्ता प्राप्त करनी है। तो ये पहलू भी है। और ये किसी भी पार्टी की या किसी भी जीवन संगठन की परीक्षा भी होती है कि वो इस तरह की जो विकृतियां आ जाती हैं, उन विकृतियों का मुकाबला करते हुए कैसे अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। और हमने देखा है, आप गुजरात को देखिए, गुजरात में कितने लंबे समय से भाजपा के पास सत्ता है, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि वहां के कार्यकर्ता आलसी हो गए हैं या वो चुनाव के वक्त पूरी तरह सक्रिय नहीं होते हैं। होता यह है कि अगर सत्ता का आप चतुराई पूर्वक इस्तेमाल करें तो उसके जरिए आप समाज में कुछ गहरी पैठ बना लेते हैं, अपनी समाज के विभिन्न हिस्सों में गहरी पैठ बना लेते हैं। वो पैठ ऊपर से दिखती नहीं है जी जी। और वो उस पैठ की परीक्षा भी होगी कि जो गैर यादव पिछड़ा मतदाता मंडल है, उसमें क्या संघ परिवार और भाजपा ने पिछले 5 साल में अपनी पैठ बना पाई है, और पैठ बनाई है तो उसकी राजनीतिक क्वालिटी क्या है। जी जी। राजनीति के धरातल पर वो पैठ कितनी प्रभावशाली साबित होगी, या स्वामी प्रसाद मौर्य और सैनी और इन्हीं लोगों की चलेगी। लोग इन लोगों के कहने पे ही वोट देंगे या उन लोगों के कहने पे वोट देंगे जो भाजपा के नए तत्व हैं। जी। चलते चलते एक अंतिम बहुत छोटा सा, मुझे एक व्यक्ति के बारे में फिर लगता है वो पीके साहब मालूम नहीं कहाँ है, क्योंकि जैसी सूचना आ रही है कि गोवा में जहां पे वो एक कांग्रेस को तोड़ के और फेलेरो साहब को टीएमसी में ला के क्या क्या करने वाले थे, अब वो कांग्रेस को अप्रोच कर रहे हैं टीएमसी गोवा में गठबंधन के लिए। तो पीके साहब का कोई रोल कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मुझे तो ये लगता है हमेशा कि वो बहुत असाधारण किस्म के चुनाव प्रबंधक हैं, और लेकिन उन्होंने अपनी उस भूमिका को स्थिरित कर दिया है और वो सक्रिय राजनीति में जाना चाहते हैं, कई बार कोशिश कर चुके हैं। मुझे लगता है अगर दोबारा वो चुनाव प्रबंधक की भूमिका में आए तो फिर वो राजनीति में अपनी भूमिका ज्यादा बेहतर निभा सकते हैं। ये मेरा आकलन है, लेकिन मुझे ये अनधिकार चेष्टा है जो मैं कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय पे, क्या अभी तो सिर्फ इलेक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।